एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। परीक्षा के लिए उपयोगी दृष्टिकोण से वीडियोज हम लोग आपको उपलब्ध कराते रहते हैं चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए उसी श्रृंखला में जो है आरओ की श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसका फॉर्म आ गया है और अब आप फॉर्म भर भी चुके होंगे और अब आपको अपनी तैयारी को गति देने का समय आ चुका है। उसी में महत्वपूर्ण जो है राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियोज हमने बनाई है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का फुल डिस्कशन जो है एक ही वीडियो में किया गया है, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उसको आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जब आप उस वीडियोज को देखेंगे तो यह है कि आपके अनुच्छेद भी रिवाइज होंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन अनुच्छेदों से जिनसे प्रश्न परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं वो भी आपके रिवाइज होंगे। उसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, चुनावी बांड हो, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न हो या मूल अधिकारों और नीति निष्पत्तियों को लेकर हुए विवादों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हों, तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक जगह संग्रहित करके मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं, जिससे यह है कि आप इसको रिवाइज कर लें। परीक्षा में ये आपके एडिशनल बूस्टअप टाइप की चीज़ें हैं, जो एडिशनल मटेरियल है कि जो आप इसको रिवाइज करके गए, इन टॉपिकों से अगर जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप करने में बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत के साथ उन प्रश्नों का आप जवाब दे देंगे। परीक्षा को नज़दीक देखते हुए ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, महत्वपूर्ण वीडियोज आपको बराबर उपलब्ध कराई जा रही हैं, कराती जाएंगी। एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज चल रही है, गुप्तकाल वहाँ समाप्त हो गया, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियोज हमारी आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे। देखिए, पहला टॉपिक हमने चुना है भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 4 विकल्प रहेंगे, कौन सा नहीं है या 4 में से कौन सा है, ये विकल्प रहते हैं। तो आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि संसदीय सरकार की विशेषता क्या क्या है। औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, जो दल बहुमत प्राप्त करेगा उसका शासन होगा। विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन। उच्च सदन अस्थायी रहता है, निचले सदन का विघटन होता है। ये हमारे संसदीय भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये विकल्प में पूछे जाते हैं प्रश्न। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो वित्तीय आपात का है। जो हमारी पिछली वीडियोज आप देखेंगे उसमें 2 तरह के आपात को डिस्कस किया गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। उसमें से वित्तीय आपात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि वित्तीय आपात अभी कभी भी लागू नहीं हुआ है भारत में और ये राष्ट्रपति द्वारा घोषित होता है। 38वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है। यानी ये कहा गया 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने नियम बनाया कि अगर राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात लागू कर दिया तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, उसका निर्णय अंतिम है और निर्णय फाइनल है, उसका उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये बताया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसको विद्यमान रखा गया है। तो वित्तीय आपात के मामले में या दोनों आपातों के मामले में समीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने वहां पर डिस्कस किया है कौन कौन से महत्वपूर्ण जजमेंट हुए। उसी लिहाज से वित्तीय आपात के बारे में मैं आपको यहाँ बता दूं कि 38वें से ये किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। आगे देखिए, तीसरा टॉपिक हमारा है आर्टिकल 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध है। लेकिन प्रश्न इसमें यह आता है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता का उपबंध है, कौन सी स्वतंत्रताएं हमको 19(1) से हैं, किन 19(1) का विस्तार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों के आधार पर कहां तक हुआ है। इसमें देखिए, पहले है प्रेस की स्वतंत्रता, ये 19(1) में ही निहित है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, टेलीफोन पर बातचीत के टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार है, टाइपिंग नहीं की जा सकती है। प्रसारण का अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी 19(1) में ही है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार भी 19(1) में ही है। प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार है।
हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है 1901 में। तो इतनी चीजें 1901 में ही व्याख्यायित हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये शक्तियां निहित हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अगर टकराव हुआ है अभी तक, तो उसमें जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपने देखा था, आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, राज्य की लोक कल्याणकारी और आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है और उधर मूल अधिकार भी दिए गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में राज्य द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो। तो ऐसे मामलों में जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए, तमाम उन जजमेंटों को हम देखेंगे और फाइनल आज स्थिति क्या है इसको देख लेंगे। चंपकम दोराइजन बाद 1951 बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार आए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे प्रश्न बहुत पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूरक और सहायक के रूप में लागू होना चाहिए। मूल अधिकारों में संविधान संशोधन हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है सरकार के द्वारा। 368 में चंपकम दोराइजन में कहा गया डीपीएसपी सहायक के रूप में होने चाहिए और डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए पहले, चौथे और 17वें संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। यानी मूल अधिकारों के लिए संविधान संशोधन, डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए मूल अधिकारों में आप संशोधन करके डीपीएसपी उसके सहायक के रूप में लागू कर सकते हैं और उसके लिए 3 जो है पहले, चौथे और 17वें संशोधन अधिनियम को अधिनियमित भी किया गया। बाद में गोलकनाथवाद हुआ 1967 में और इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। चंपकम दोराइजन में उसने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यहां कहा कि नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद किसी मूल अधिकार जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। इसके कारण 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 25वां संविधान संशोधन अधिनियमित हुआ और 31वीं संविधान में जोड़ा गया। तो यहां एकदम उलट बात हो गई चंपकम दोराइजन से। फिर मामला आगे बढ़ा, केशवानंद भारती का वाद हुआ 24 अप्रैल को। बहुत लैंडमार्क डिसीजन है ये भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से और यहां से पूरे भारतीय संविधान में जो कोर्ट और संसद के बीच के संबंध थे उसकी एक नई रूपरेखा निर्धारित हो गई। आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया। केशवानंद भारती है न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल विशेषता है 31 से के द्वितीय प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती का वाद इसीलिए फेमस है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की आपके पास शक्ति है, लेकिन आप वैसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान की मूल संकल्पना को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित चेंज नहीं कर सकते। तो न्यायिक पुनर्विलोकन बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी संविधान संशोधन के माध्यम से न उसकी शक्ति को आप सीमित कर सकते हैं, न कम कर सकते हैं, न समाप्त कर सकते हैं। इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों पर, एफआरस पर, मूल अधिकार पर डीपीएसपी को विधिक प्राथमिकता और सुरक्षितता प्रदान की गई। 14 जो है विधि के समान संरक्षण है, 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता से है और 31 में संपत्ति का अधिकार था। मिनर्वा मिल्स केस हुआ 1980 में। इसी क्रम में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफआर पर डीपीएसपी को प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया। मूल अधिकारों पर डीपीएसपी को प्राथमिकता देना अवैध है। मूल अधिकारों को वरीयता दी गई। हालांकि इसी वाद में बाद में आर्टिकल 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39B और C के अंतर्गत निर्दिष्ट डीपीएसपी के अधीनस्थ माना गया। 39B से आप देखेंगे विधि के साथ विधिक संरक्षण है गरीब लोगों के लिए और 14-19 के तहत दिया गया। जहां जहां क्लैश हुए, वर्तमान स्थिति क्या है कि एफआर को, मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों पर सुरक्षितता प्राप्त है। हालांकि डीपीएसपी लागू करने के लिए सरकार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है जब तक कि संविधान संशोधन के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। तो बात एकदम स्पष्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 के क्रियान्वयन के लिए आप मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट बात निर्धारित हो गई। ये 4 जजमेंट जो आपने देखा, चंपकम दोराइजन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स, इनके बाद ये बात अब स्पष्ट रूप से आज के डेट में एकदम स्टेब्लिश है, निर्धारित है कि
मूल अधिकारों में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक आपकी सीमा सीमित है जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ ना हो रहा हो। नया टॉपिक देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। महत्वपूर्ण टॉपिकों को संग्रहित किया गया है। इसको रिवाइज करके आपको ये लगेगा कि आप परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर लिए हैं और प्रश्न आने पर आपको करने में सहजता होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत यह सांविधिक निकाय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में यह कार्य करता है। आयोग के लिए 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बालकों के संरक्षण का समान महत्व है। 3 बातें याद रखना है। ये सांविधिक निकाय है, प्रश्न इस पर आता है। सांविधिक निकाय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। नया टॉपिक देखिए, जो नया हमारा आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1964 में स्थापित है। भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति जो 1962 से 64 के द्वारा स्थापित थी, उसके सुझाव पर यह गठित किया गया। 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित विधि द्वारा इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। सीवीसी बहुसदस्यीय है, 1 अध्यक्ष और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसमें नियुक्ति जो है 3 सदस्यों की समिति है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इन तीनों लोगों की समिति के द्वारा सीवीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। सदस्यों की कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की है, जो भी पहले हो, और अपने कार्यकाल के पश्चात ये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी अन्य पद के लिए अर्ह नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण बात है, जो समिति है ये पूछा जाता है कौन कौन इस समिति में शामिल है। ये सांविधिक है, 2003 से 1964 में स्थापित है, संथानम समिति की रिपोर्ट पर स्थापित है। नया टॉपिक हमारा है राज्य के लिए महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। महान्यायवादी का डिस्कशन आर्टिकल 76 का हमने अपने पिछले वीडियो में किया है, आप उसको देख लें, उससे आपको सहूलियत होगी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हो। कोई भी इसमें से उसके पास शर्त हो, 10 वर्ष रहा हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आर्टिकल 165, दूसरा है महाधिवक्ता की नियुक्ति, और तीसरा है राज्यपाल द्वारा इसका वेतन निर्धारित किया जाता है। कभी भी कोई टॉपिक पढ़िए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए, इसीलिए हम आप लोगों को ये बताएं कि पूर्वावलोकन आप पढ़ें आरोप तैयारी में। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया लगती है कि किस टॉपिक से प्रश्न और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो जब आप अपना नोट्स को रिवाइज करते हैं या कहीं पर भी की बुक को पढ़ते हैं या किसी भी वीडियोज को सुनते हैं, तो आप ये ट्रेस कर पाते हैं कि ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी वीडियोज है कि नहीं, उस लाइन ऑफ एक्शन पर काम वीडियो में हमारे लिया गया है कि नहीं, जिससे हमको सहूलियत मिले। जिला योजना समिति, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, आर्टिकल 243 जेडडी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि यह आर्टिकल पूछा जा चुका है जिला योजना समिति के लिए। संपूर्ण जिले की विकास योजना का प्रारूप है इसमें 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत और जिले में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से चुने जाएंगे, और समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। तो जिला योजना समिति आर्टिकल 243 जेडजी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, इस समिति का गठन 1964 में हुआ। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इन दोनों को हमने उसमें डिस्कस किया है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति भी हमको इंपॉर्टेंट लगी, परीक्षा में एक बार हमने इस पर प्रश्न आया हुआ देखा, तो हमने कहा इसके बारे में भी आपको बताएं। समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर हुई। कार्य जो है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों एवं लेखों की जांच करना, सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की जांच करना। लोकसभा अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं सदस्य। ये निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। महत्वपूर्ण बात, 1964 में गठन, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश। कार्य इसका सरकारी उपक्रमों पर है। लोकसभा अध्यक्ष ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति पर महाभियोग, परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा गया है। ये आपके सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 56(1)(b), संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात, संसद के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कथन कारण में ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?
संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। प्रत्येक लाइन इस टॉपिक की महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा और इस पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए ये प्रत्येक लाइन को ध्यान में रखिए। किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लोकसभा राज्यसभा फिक्स नहीं है, किसी भी सदन में। आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों, जहां आरोप लगा हो उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों पूर्व इसकी सूचना होनी चाहिए। लोकसभा में होगा तो उसका 1/4, राज्यसभा में होगा उसका 1/4। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में है तो 2/3 उसका, लोकसभा में तो 2/3 उसका, और वहां पास हो जाएगा तो दूसरे में जाएगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को बरकरार रखता है और वहां भी 2/3 से बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। नया टॉपिक देखिए, चुनावी बॉन्ड्स बहुत चर्चा में रहा है। जनवरी 2018 में सूचित हुआ। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के दृष्टिकोण से जो एक कदम उठाया चुनावी बॉन्ड्स का, उसमें यह महत्वपूर्ण है। भारत का नागरिक हो और भारत में निगमित अथवा स्थापित हो वही इसको खरीद सकता है। व्यक्ति एकल रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड भी खरीद सकता है। किसको पैसा दे सकता है? ऐसे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले राज्य लोकसभा या राज्य की विधानसभा में डाले गए मतों में कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो, उसी पार्टी के लिए आप चुनावी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए छोटी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से पैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, नहीं मिलता है। कैसे मिल पाएगा? 1% वोट पाए हो या 29A के तहत तो पंजीकृत हो रहते हैं, लेकिन वोट नहीं 1% पा पाते कुल मतों का डाले गए। चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख रुपए के मूल्य वर्ग के हैं। केवल अभी SBI बैंक अधिकृत है और बॉन्ड जारी होने के 15 दिन की अवधि के लिए वैध होते हैं। जब जारी होगा उसके 15 दिन ही वैध होगा। आपको अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से उसमें जाकर भुनाया जा सकता है। अभी केवल SBI की जो बैंक चिन्हित उसने बताए हैं उन्हीं बैंकों से ये प्राप्त होता है। 15 दिन के लिए वैलिड होता है और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि किसको मिलेगा, तो जो डाले गए कुल मतों का 1% मत प्राप्त किया होगा। एक महत्वपूर्ण अंतिम, इस टॉपिक का सबसे अंतिम है ये और महत्वपूर्ण टॉपिक है 1992 के 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य उपबंध। अनिवार्य उपबंध क्या क्या है? ग्राम सभा का गठन, ये अनिवार्य उपबंध है। 2 तरह के उपबंध है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि जो अनिवार्य उपबंध है उनको आप बताइए, तो ग्राम सभा का गठन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायतोों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु, 3 स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए, 3 स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना और राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है और ये स्वैच्छिक उपबंध नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना न करे, वित्त आयोग, ये अनिवार्य उपबंध है। ये पंचायतों के लिए आपको करना है। स्वैच्छिक उपबंधों में वो होता है जो विषय हमारे यहाँ की ग्राम पंचायतों के 29 विषय, उसमें राज्य किन विषयों को कितना हस्तांतरित करेगी, किन विषयों पर ग्राम प्रधान को, ग्राम सभा को सक्षम बनाएगी, ग्राम प्रधान सक्षम होगा उन पर टैक्स लेने के लिए, वो मामले वैकल्पिक प्रावधान है। लेकिन ये अनिवार्य उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और महिलाओं का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, 21 वर्ष की न्यूनतम आयु, ये अनिवार्य उपबंध में आते हैं। इस तरह की वीडियोज आपको हम पूरी परीक्षा के पहले उपलब्ध कराएंगे। जो परीक्षा के उपयोग से परीक्षा के लिए उपयोगी टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न आए, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे वीडियोज हमारी आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे।